हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसआई के लिए है। इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेट 5। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सेट 5 है। सेट 4 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उस पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको होम पेज पे या वीडियो के सेक्शन में भी आपको पिछले चारों लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हेल्पफुल भी रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कथन सही नहीं है चुनना है, यानी कि गलत कथन चुनना है। चलिए पढ़ लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि सही आंसर कौन सा होगा, यानी इसमें से गलत कथन कौन सा है। पहला कथन है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसे मतलब भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को केवल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। ऑप्शन सी है, वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। ऑप्शन डी है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो लास्ट के तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आपका गलत कथन है ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ही गलत है, और क्योंकि गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्यों गलत है ये भी आप जान लें, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में नहीं, बल्कि भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो ये आप याद रखें। कुछ और पॉइंट हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, जैसे कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते हैं। और इनका जो पारिश्रमिक होता है उसे भी राष्ट्रपति तय करते हैं। ये तो ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। फ्रेंड्स, पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार, एक मूल अधिकार है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, यह भी एक मूल अधिकार है। और अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यह भी एक मूल अधिकार है। जबकि पर्यावरण का संरक्षण यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत की बात कर रहा है और महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे, यानी इंग्लैंड में जब लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये सुधार आया, जब ये अधिनियम आया, तभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। आपको बताना है भारत के संविधान में जो गणतंत्रात्मक शब्द है
और स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द लिए गए हैं, यह किस देश से लिए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रेंड्स, ये शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है प्रस्तावना की। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संग्रहित किया गया है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी में जापान दिया हुआ है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उनमें से कौन से व्यक्ति, इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन से व्यक्ति हैं जो उसमें शामिल नहीं थे, उसके सदस्य नहीं थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राजगोपालाचारी। जी हाँ फ्रेंड्स, श्री राजगोपालाचारी जो हैं वो अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन डी में जगजीवन राम दिया हुआ है, जगजीवन राम भी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे श्रम मंत्री के रूप में। ठीक है, श्रम मंत्री के रूप में यह शामिल थे। फ्रेंड्स, इसमें गलत हो चुका है, ये ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये शामिल नहीं थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, बल्कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, जो मिस्टेक हुई उसको सुधार लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके आगे अनुच्छेद दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में दिया गया है, ये सही है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 में दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं, यह भी सही है। इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है? अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा, यानी सिक्किम और मणिपुर जो है वो अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, अनुसूची 6 आप जानते होंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी AMTM, ऐसा शॉर्टकट इसको जानते हैं AMTM के नाम से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, बाकी और कोई राज्य शामिल नहीं है। 4 राज्य शामिल हैं 6ठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी असम हो जाएगा, मेघालय भी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर की जगह पे मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान, तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, चौथा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। आपको बताना है केवल एक और 3, 1 और 4 सही हैं या सभी चारों ऑप्शन सही हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। फ्रेंड्स, ये चारों ही ऑप्शन संघीय लक्षण हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जिसके विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। कितनी हैं? 70। ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स 68 हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68।
ऑप्शन सी में अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 सीटें हैं विधानसभा की, यानी 60। और ऑप्शन डी में मिजोरम दिया हुआ है। मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं विधानसभा की। तो सर्वाधिक किसमें हो गई? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आपसे पूछ रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री को मिला करके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, 12 मंत्री होने चाहिए। 15% होना चाहिए फ्रेंड्स, और 12 टोटल संख्या होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की। ये 6 कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें। पहली तो अंग्रेजी हो जाएगी, दूसरी है अरबी, थर्ड है चीनी, और फोर्थ है फ्रांसीसी, फिफ्थ नंबर है रूसी, और 6 है स्पेनिश। ठीक है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुल्लाल या फिर थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ठीक है, तुल्लाल या फिर थुलाल नाम का जो नृत्य है वह किस राज्य का है, यह आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? मेगुती जैन मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? प्रथम ओलंपिक खेल की बात हो रही है फ्रेंड्स। आप सभी को मालूम भी होगा पहला जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था ग्रीस में, ग्रीस के एथेंस में पहले ओलंपिक खेल हुए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 1896 में पहली बार आयोजित किए गए थे ओलंपिक्स, जो कि कहाँ पे? ग्रीस में हुए थे, ग्रीस के एथेंस में। और जो पिछला ओलंपिक हुआ है 2020 का, जो कि 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, 2021 में हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जापान में। और अगला जो आएगा 2024 में, यानी 4 साल में होते हैं ओलंपिक्स, तो जो 2024 वाला होगा वो पेरिस में होने वाला है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, यानी कि एक बुक का नाम दिया हुआ है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन हैं? ठीक है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शशि थरूर। शशि थरूर जी का नाम आप सबने जरूर से जरूर सुना होगा। इनकी बुक है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। ऑप्शन बी में फ्रेंड्स सलमान खुर्शीद का नाम दिया हुआ है। सलमान खुर्शीद की एक बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें और याद कर लें, एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, इसे भी आप लोग याद कर लें। ऑप्शन सी में लॉरेन एसर दिया हुआ है नाम, लॉरेन एसर की भी एक पुस्तक है टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये लॉरेन एसर की बुक है, इसे भी आप याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ की जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। ये भी एक बुक है लेट मी से इट नाउ, इसके जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश मारिया। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में प्रीति सिन्हा जी का नाम दिया हुआ है, जो कि एक लेखिका है प्रीति सिन्हा। इनकी बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सनाय जी की पुस्तक है। ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिमल जालान। फ्रेंड्स बिमल जालान की एक बहुत ही बिमल जालान जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडिया स्टोरी।
द इंडिया स्टोरी विमल जालान जी की पुस्तक है। ऑप्शन डी में बिल गेट्स नाम दिया हुआ है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। जी हाँ, कोविड के टाइम पे लिखी इन्होंने ये बुक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात हो रही है और आपसे कह रहा है कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे आंग्ल बर्मा युद्ध के समय यह भारत के गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया था। 1824 से 26 के बीच में। फ्रेंड्स, 1826 में एक और काम हुआ था, उसे भी आप नोट डाउन कर लें। 1826 में जो है वो बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बाद यांडबू की संधि हुई थी। ये संधियां बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे नोट कर लें जरूर। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। ठीक है, यांडबू आप नोट कर लें, यांडबू की संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी और इसकी स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम है एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी, ठीक है। और इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो बता दिया गया है, लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम भी आप नोट कर लें। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी बम्बई में और स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को। भारतीय ट्रेड यूनियन की बात हो रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 की बात कर रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद रखना है एकदम। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे इतिहास में कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब रोल है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मान करके बिल्कुल याद रखना है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं फ्रेंड्स इनके बारे में, वो भी आप याद रखें। 1938 में जो अधिवेशन ये हुआ था ये गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, गुजरात के हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। इसके एक साल बाद 1939 में भी यही अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा करके ये अध्यक्ष बने, किंतु क्या हुआ, गांधी जी से इनका हो गया मतभेद और इसकी वजह से इन्होंने फिर त्याग पत्र दे दिया। त्याग दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इनके त्याग पत्र देने के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, यानी पहले पट्टाभी सीतारमैया बनने थे, फिर उन्हें हराकर सुभाष चंद्र बोस जी बने, किंतु इनका जो मतभेद हो गया गांधी जी से उसकी वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाद में बनकर आए अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आप सभी को मालूम होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, जिन्ना ने ये आंदोलन किया था। कब किया था? 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, लाहौर अधिवेशन, उसमें इन्होंने अलग राज्य का जो था वो अलग राज्य की मांग की थी। इन्होंने कहा था उसमें
कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जिन्ना ने कहा कि वे एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको पता है इतिहास में सर्वोदय शब्द का प्रयोग हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। अच्छा, एक और पॉइंट है सर्वोदय समाज। सर्वोदय समाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सर्वोदय समाज की स्थापना जो है वो विनोबा भावे जी ने की थी। ठीक है, विनोबा भावे जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। और सर्वोदय शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। जैसा कि आप लोगों को पता है ब्रिटेन ने भारत में बहुत सारे संवैधानिक प्रयोग किए। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग जो है वो चला। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सॉरी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1919 का नहीं है, 1909 का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है। पहला है 1767 से 69 ईस्वी के बीच जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ऑप्शन जो दूसरा दिया है वो है 1790 से 92 ईस्वी के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 1824 से 26 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और चौथा है 1845-46 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, तो आपका इसमें सही कौन सा आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा जो है वो आपका सही है, पहला और चौथा जो है वो गलत है। तो पहला और चौथे में क्या होगा ये भी आप लोग जान लें। तो 1767 और 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है फ्रेंड्स वो 1775 से 82 के बीच में हुआ है। ठीक है, 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 और 49 के बीच में हुआ। 1848 और 49। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ ये आपको बताना है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। 1724 में हुआ था सकरखेड़ा का युद्ध। ठीक है, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। 1728 ऑप्शन में दिया हुआ है। 1728 में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध, 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध और खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं। शाहजहां नामक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनायत खां। शाहजहांनामा पुस्तक किसने लिखी है? इनायत खां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि, ठीक है, संस्कृत के कवि थे वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। ये किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। जी हाँ फ्रेंड्स, शाहजहां के दरबार में ही दो संस्कृत के कवि वंशीधर और हरि नारायण मिश्र रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सगुण और निर्गुण दो तरह के संप्रदाय हैं और आपको
आपको बताना है कि सगुण संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य। इन चारों में से सगुण संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखते ही बता देंगे, क्योंकि आप सबको पता है जो कबीर थे, कबीर जी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे, ना कि सगुण संप्रदाय से। बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं, सगुण संप्रदाय से संबंधित हैं, किंतु सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कबीर जो हैं वो सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, देवल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, ये आपको बताना है। सॉरी, कौन सा था नहीं, किस काल में प्रसिद्ध था। काल का दिया हुआ है आपको, मुगल काल, हड़प्पा काल, सल्तनत काल या फिर गुप्त काल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्तनत काल। देवल बंदरगाह जो है वो सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग जानते हैं, अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको पता है। और इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉमस। फ्रेंड्स, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश का शासक था, उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आई होप कि आप सभी को याद होगा। महान जो स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति जो कि एक संस्था थी, उसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऐसा किस वेद में लिखित है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, जो एक संस्था है उसे पुत्रियों की संज्ञा दी गई है अथर्ववेद में। ठीक है फ्रेंड्स, अथर्ववेद में एक और चीज कही गई है, उसे भी आप याद रखें, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है, अशोक के साम्राज्य यानी मौर्य वंश का जो शासक था अशोक, उसके साम्राज्य में कौन सा जो क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है उस अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, कलिंग जो कि उड़ीसा का है क्षेत्र, और बिहार, ये सब सम्मिलित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 95 यानी 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, उसके संगीतकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम कीरावानी। एम कीरावानी जो हैं वह इस गाने के संगीतकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, 95 नंबर के जो हैं वो ऑस्कर अवार्ड इस बार दिए गए हैं, 95 नंबर के, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निदेशक कौन बने हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप कुमार गुप्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, संदीप कुमार गुप्ता जी गेल के नए निदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, गेल की स्थापना 1984 में हुई है, ये आपको याद रखना है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो है भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है। आपको याद रखना है, INS वेला जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है,
और आपसे पूछ रहा है कि किस देश द्वारा इसे विकसित किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रेंड्स, आईएनएस वेला को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। एक और विमान है जिसका नाम है राफेल। राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस ने विकसित किया है, ये भी आप याद रखें। आईएनएस वेला एक पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसे फ्रांस ने विकसित किया है। और राफेल एक लड़ाकू विमान है, इसे भी फ्रांस ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसका नामकरण किया जाता है। मैंडस नाम का तूफान जो आया था, इसका नामकरण किसने किया है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसका नामकरण किया गया है। फ्रेंड्स, ये मैंडस तूफान जो है ये हाल ही में आया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर आया है। इसकी उत्पत्ति तो बंगाल की खाड़ी में हुई है, किंतु यह तूफान जो इसने तबाही की है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ की है। और इसका जो नाम रखा गया है वो यूएई के द्वारा मैंडस नाम इसको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। फ्रेंड्स, तेजपुर लीची की बात कर रहा है। तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला है और आपसे पूछ रहा है कि तेजपुर की लीची जो है वो कहाँ से संबंधित है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। फ्रेंड्स, तेजपुर की लीची जो है उसे जीआई टैग मिला है और यह असम से संबंधित है। एक और लीची है फ्रेंड्स, शाही लीची। शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है और ये कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है, याद करके बताएं। ठीक है, याद आ गया, बिहार से। बिहार की है शाही लीची और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और क्योंकि आप बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रखें। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है और जो ये है तेजपुर की लीची ये असम से संबंधित है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वास्तुकला। वास्तुकला से संबंधित थे बालकृष्ण दोषी। फ्रेंड्स, इनका जो निधन है ये अभी हाल ही में हुआ है 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसके नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, आर के सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। सॉरी, भारत में हुई थी, फ्रांस के सहयोग से हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जलदूत ऐप की बात हो रही है और आपसे पूछ रहा है किस मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। संगम अभ्यास, पहले तो आप याद रखें, संगम अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और ये 7वें नंबर का था। ठीक है, 7वें नंबर का था। कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। जी हाँ फ्रेंड्स, गोवा में ये अभ्यास हुआ है और यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नौसेना का अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा की बात कर रहा है और सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया था सुरक्षा के उद्देश्य से। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। जी हाँ फ्रेंड्स, डेनमार्क ने इसको टॉप किया है। इसमें भारत का स्थान आपको याद रखना है, भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, 8th नंबर पर है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है। आम बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60,000 करोड़, यानी 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन, इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए और 70,000 करोड़ रुपए जो हैं वो जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जी हाँ, इसे 4.0 या 4.0 जो भी आप पढ़ें, इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, किस आयोग के द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, महिला आयोग। जी हाँ फ्रेंड्स, डिजिटल शक्ति 4.0 की जो शुरुआत है वो महिला आयोग के द्वारा की गई है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 16 नवंबर और 2022 में हुई थी, 16 नवंबर 2022। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, सरिता जी को, और आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती से है सुश्री सरिता जी का संबंध, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। 2023 का फीफा अंडर-20 महिला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोस्टा रिका। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर-20 महिला विश्व कप जो है, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप, इसका आयोजन कोस्टा रिका में किया जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, ये भी आप नोट डाउन कर लें कि फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप जो कि है, ये तो महिला हो गया, पुरुष विश्व कप जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ है पुरुष विश्व कप, फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया, और अगर महिला की बात की जाए तो कोस्टा रिका। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो आगरा में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दाल दिवस पूछा जा रहा है आपसे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 16 फरवरी को। 16 फरवरी को दाल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, और सबसे पहले यह 2018 में मनाया गया, यानी सर्वप्रथम 2018 में इसे मनाया गया था। 2018 से दाल दिवस मनाने की जो है वो शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, डूरंड कप 2022 के विजेता हैं। डूरंड कप आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 डूरंड कप के विजेता कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। डूरंड कप 2022 के विजेता हैं बेंगलुरु, और फ्रेंड्स मुंबई को हरा करके बेंगलुरु ने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फैबलमैन्स। जी हाँ फ्रेंड्स, द फैबलमैन्स जो फिल्म है इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ठीक है, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं फ्रेंड्स, इनका नाम है स्टीवन स्पीलबर्ग।
ठीक है। इस फिल्म के निर्देशक का नाम आपको याद रखना है, स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है। रक्सौल, फ्रेंड्स रक्सौल जो है ये बिहार का एक शहर है, और बिहार के शहर रक्सौल से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ तक एक एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई है। और आपको ये बताना है कि जो इसकी शुरुआत हुई है ये किस वर्ष तक किए जाने की घोषणा की गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2023। और ये कुल 695 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में एक पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, और वो पार्टी है आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में भारत में कुल 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। 8 यानी 8। ठीक है, 8 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। फ्रेंड्स, फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड जो है वो इंग्लैंड को मिला है। एक और पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हरा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जो मैंग्रोव वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। जी हाँ फ्रेंड्स, कुल जो मैंग्रोव है भारत में 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, कितने हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर तक मैंग्रोव क्षेत्र है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में है, और दूसरे नंबर पे गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे। आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4,754 वोट पड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको मालूम होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। फ्रेंड्स, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है, और सबसे जल्दी जो है वो सूर्य की जो परिक्रमा यह कर लेता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। कितने दिनों में करता है ऐसा, 88 डेज में। ठीक है, 88 दिनों में, यानी सबसे कम समय इसको लगता है क्योंकि यह सबसे नज़दीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप आपसे पूछे जा रहे हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, फिर उससे बड़ा है यूरोप। आपको सारे ही महाद्वीप जो है वो बड़े से छोटे क्रम में मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें यदि आपको अभी तक याद नहीं है तो। आप सबको मालूम होगा कि जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद उसके नीचे है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद आप आ जाइए अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका के बाद है यूरोप, और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ,
ऑप्शन सी अनाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तराखंड यानी नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और यह नेलांग घाटी जो है यह गंगोत्री पार्क है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उसका एक भाग है यह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी यानी 1970 में, यानी 1970 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोम मिट्टी। लोम मिट्टी फ्रेंड्स दोमट मिट्टी को कहते हैं, दोमट मिट्टी आप जानते होंगे, दोमट मिट्टी को ही लोम मिट्टी कहते हैं और ये जो है इसमें सबसे अधिक पानी प्राप्त होता है पौधों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर या फिर पूर्वी तट पर या दक्षिणी तट पर या पश्चिमी तट पर? डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, आपको बताना है। आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम तट। जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम तट है वहाँ पे डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। फ्रेंड्स आप अफ्रीका का जब मैप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो उसमें एक ऐसे सींग नुमा, इधर जो इसकी पूर्वी तरफ का जो भाग है ऐसे सींग नुमा हॉर्न की तरह बना हुआ है। बताना है कि जो हॉर्न नुमा बना हुआ भाग है इसमें कितने देश शामिल हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। 65 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है वह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है, कौन इसका उदाहरण है? हाइड्रोजन बम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स आपको विद्युत मोटर के संबंध में। पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, दिष्ट धारा सर्वात्रिक विद्युत मोटर या विद्युत मोटर के प्रकार हैं। ऑप्शन सी है, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन डी होगा, विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। आपको बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा। आपसे गलत कथन पूछा गया है। 68 में गलत कथन बताना है। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, ओम का नियम, खाली स्थान पे आपको भरना है, के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम जो है वो किसके किसके बीच के संबंध का वर्णन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा विभवांतर। ठीक है, ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध का वर्णन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है वो उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है।
बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा पर लागू होता है। ये है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? किस प्रकार की किरणें हैं जो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्यम। माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं होती। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपने पिछले लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा। माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं होती है। जो तरंग होती है उसकी विशेषता होती है आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम, ठीक है। लेकिन माध्यम जो है वो तरंग की कोई विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? फ्रेंड्स, आपको याद है अभी तक जितने भी सेट हो चुके हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में सारे सेट में आया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, निष्क्रियकरण। जो निष्क्रियकरण है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है उसमें, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लोहा प्राकृतिक रूप से होता है वो कठोर नहीं होता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है उसे कठोर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। 8 होती है इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बाहरी कक्षा में रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, बॉयल का नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉयल का नियम ये कहता है कि क्या कहता है, गैस का जो आयतन है वो गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच मान का मतलब आप समझते हैं और आपसे पूछ रहा है 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़ लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन, ठीक है। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए केवल आंसर बताए जा रहे हैं। इससे पहले मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि सब में कुछ ना कुछ पॉइंट बताऊँ, और पॉइंट बताने के चक्कर में वीडियो हो जाती है लंबी, फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वह भिन्न है। आपका सही इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पोटेशियम है। फ्रेंड्स, पोटेशियम भिन्न है, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे हैं। और यह कैसे एक जैसे हैं? क्योंकि जो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम है ये आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम, परंतु जो पोटेशियम दिया हुआ है ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है।
NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ये जो है ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जटिल ऊतक। जी हाँ फ्रेंड, जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये जटिल ऊतक होते हैं, इनमें एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो है वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम से परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में कौन शामिल नहीं है? इन चार ऑप्शन में से ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है यंत्र, उसका नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, यानी जो ज्वाइंट्स मूव करते हैं, उनके बीच में पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोवियल द्रव। ठीक है, साइनोवियल कहा जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? ये रोग और विटामिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, जो रिकेट्स नामक रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको मालूम होगा? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? फ्रेंड्स, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं उसके संक्रमण का सबसे जो आम इलाज होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? आपको बताना है कि कौन से ऐसे उत्पादन हैं जो एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं। ऑप्शन जो पहला है वो है विभेदित उत्पाद। ऑप्शन दूसरा है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तीसरा है प्रवेश रोध। चौथा है समांगी उत्पाद। इसमें आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दूसरा, यानी विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय अवस्थित है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता को विकास का
जो मॉडल है वो दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IRDA का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि इन्हें सॉल्व करिएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। ये जो प्रैक्टिस है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगला क्वेश्चन है 97, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 98 नंबर का क्वेश्चन और 99 नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और कमेंट में आकर के आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, जाइए, थैंक यू।